बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानियों, इससे पहले कि आज की खबरों पे बात करें, जो एक इशू बना हुआ है और खैबर पख्तूनख्वा में जो एक कानून का पता चला और फिर बहुत ज़्यादा उस पे बात शुरू होगी, उस पे अब सोहेल अफरीदी का एक रद्द-ए-अमल आया है और उनका एक जवाब आया है और वो भी चलाना ज़रूरी है ताकि हमें पता चले कि क्या उन्हें अवामी तनकीद से कोई फ़र्क पड़ रहा है या वो भी अब गूंगे बहरे अंधे हो गए हैं फ़ौज की तरह। क्योंकि फ़ौज तो कहती है कि हमने जो करना है वो करना है। तुम्हारा काम क्या है बीच में बोलने का? तुम आम लोग सिविलियंस हो, तुम ब्लडी सिविलियंस हो, तुम्हें पता क्या है भाई? तुम्हारे अगर पास पैसे हो तो तुम भी डीएचए में प्लॉट लोगे, तो ऐसी कौन-सी बात है? लेकिन सोहेल अफरीदी क्या कह रहे हैं? हम ज़रा सुनते हैं। में उनको बिठाएं और जिन जिन चीज़ों पर खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का एतराज़ है, हमारी सहाफ़ी बरदरी का एतराज़ है, क्योंकि इमरान खान साहब ने हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोमोट किया है और वो चाहते थे कि हर बंदा, जितने भी हमारे सहाफ़ी हैं, उनको जहाँ पर लगे वो खुलेआम तनकीद करें। मुझ पर भी तनकीद होती है, हमारी कमेंट भी होती है, मुख्तलिफ किस्म के सहाफ़ी करते हैं जो पेड्स काले चैनल्स हैं, वो भी मुसलसल जो है हमारे पीछे लगे होते हैं। लेकिन हमने किसी के खिलाफ गैर कानूनी कार्रवाई नहीं की। अगर फर्ज करें हम किसी के खिलाफ कोई झूठा प्रोपेगेंडा करता है और हम कार्रवाई करने जाते हैं तो अदालतों के थ्रू जाते हैं। हम किसी पर जाती कैपेसिटी में हाथ नहीं डालते। जहाँ पर बाकी सूबों में हो रहा है उनको गायब कर दिया जाता है, फिर जो है उनको मारा जाता है। किसी के पीछे जो है कुछ और लोग छोड़ दिए जाते हैं जो उनके मुंह पर कट लगाते हैं। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह कुछ नहीं हो रहा। तो बाबर सलीम सवाती साहब से मैंने ये कहा है कि आप तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बिठाएं सूबाई असम्बली के, और जिस चीज़ पर आवाम मुतमईन नहीं है, जिस पर हमारी सहाफ़ी बरादरी मुतमईन नहीं है, उनको रिव्यू किया जाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं दी है उन्होंने, जो कि ये पहली अच्छी बात है, क्योंकि देखिए, जब से ये मामला उठा है जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है मुख्तलिफ क्वार्टर से। केपी हुकूमत के तर्जुमान भी मुख्तलिफ तरीके से जस्टिफाई करते नज़र आए हैं, तो मैंने सोचा कि ये मौक़िफ़ जो है ये बेहतर है और अगर इस पर अमल दरामद होता है और इसमें अमेंडमेंट की जाती हैं, तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि देखें, इमरान खान की पूरी सियासत ही वीआईपी कल्चर के खिलाफ है और अगर वीआईपी कल्चर ही बनना है, तो फिर पीटीआई मुख्तलिफ कैसे होगी? बाय द वे, बाहर की जो पीटीआई है, जो जरनैली पीटीआई है, वो पीटीआई तो नहीं है, लेकिन जहाँ वीआईपी कल्चर की बात है, वहाँ मेरा एक सवाल है कि जहाँ खैबर पख्तूनख्वा में ये सब हुआ और सब बोले, आपने देखा कि जिन लोगों पे छाप है कि ये प्रो पीटीआई हैं, वो ज़्यादा बोले और पीटीआई के सपोर्टर ने तो जीना हराम कर दिया पीटीआई के लीडरान का कि ये आप क्या कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि जिंदा ज़मीर वाले सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर हैं इस मुल्क में, बाकी तो सब गाय भैंस हैं। वो तो गैंग रेप का दिफा कर रहे हैं पटवारी। जाले तो भुट्टो को जिंदा रखे हुए जरदारी का दिफा कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे देख के खुशी हुई कि पीटीआई के सपोर्टर जो सोशल मीडिया पे हैं, आम ज़िंदगी में भी कोई दिफा नहीं कर रहा कि अगर ये मराद ले रहे हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये खबर भी देखते हैं, क्या पंजाब हुकूमत ने जर्मनी से 4 बुलेट प्रूफ, बम प्रूफ मर्सिडीज़ एस क्लास गार्ड मंगवाई हैं? क्या 4 गाड़ियों की तैयारी का कोई ऑर्डर पिछले साल जून में दिया गया था? इनमें से एक गाड़ी मुबैना तौर पे जून 2026 में कराची पोर्ट पर पहुंची, दूसरी चंद दिनों में आने वाली है। एक गाड़ी की कीमत लगभग 25 करोड़ है। मरियम सरकार ने कुछ माह कबल अपने वजीरों और ब्यूरोक्रेट्स के लिए 1 अरब 14 करोड़ मालियत की गाड़ियां खरीदने का फैसला किया था। इन गाड़ियों में एक लैंड क्रूजर, 2 ह्यूवल, 5 टोयोटा ग्रैंडे एटलस, 10 टोयोटा एटलस है या एल्टस है और 10 टोयोटा यारिस शामिल हैं। 2 खुसूसी वज़रा के लिए 4 करोड़ रुपए मालियत की 2 बुलेट प्रूफ 4x4 डाले भी खरीदने का फैसला हुआ था। हो सकता है ये इसी खेप में से हो। एक तरफ पीटीआई के सपोर्टर्स हैं जो अपनी हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे हैं कि ये क्या हुआ कि जो एमएनएस के पास ब्लू पासपोर्ट ऑलरेडी है, सेनेटर्स के पास ऑलरेडी होता है तायात, वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्यों कह दिया है? वो बिल जो आया भी ओपोजिशन से, वो क्यों कह दिया? और कुछ और मराहत हैं। तो जिंदा लोग हैं पूछ रहे हैं यहाँ पे, गरीब मुल्क में, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कितना गरीब मुल्क है। कर्जों में 5,904 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड। पाकिस्तान रवां माली साल कर्जों पर 8,054 अरब रुपए सूद अदा करेगा। गुज़श्ता साल मई में कर्जों का हुजम 76,045 अरब रुपए था।
तो 76,000 अरब से 81,000 अरब कर्जे कर दिए, लेकिन इनकी अय्याशियां खत्म नहीं हो रही और गाड़ियां बाहर से मंगवाई जा रही हैं मुबैना तौर पे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो शरीफी सपोर्टर कुछ रह गए हैं, जो इनके साथ जुड़े हुए साफ़ी हैं, जो इनसे माल भी लेते हैं, अपनी आल भी इनके ज़रिए महफूज मुल्कों में सेटल करवाते हैं, क्या वो बोलेंगे या गूंगे हो जाएंगे? और यहीं से आपको पाकिस्तान की बुनियादी सियासत का फ़र्क महसूस हो जाएगा कि एक तरफ जिंदा लोग हैं जिनकी पार्टी को पीसा गया है। पाकिस्तान के नॉर्मल माहौल में कहा जाता है यार तुम्हें फैंटी इतनी लगी है, तुम डिजर्व करते हो, लो जितना ले सकते हो इनसे, क्योंकि कब्जा तो फौज ही का है ना। पाकिस्तान के माल पे भी तो कब्जा फौज का है, बिल्डिंग्स पे भी तो कब्जा फौज का है, पासपोर्ट पे भी तो कब्जा फौज का है, कि तो लो यार इनसे जितना ले सकते हो निकलवा सकते हो निकलवाओ। एक्चुअल पाकिस्तानी माइंडसेट ऐसा है। लेकिन यहाँ पे आम आवाम, आम पीटीआई का सपोर्टर कह रहा है सवाल ही पैदा नहीं होता हम ये कबूल करें। वो लोग जो दिन रात जाग के पीटीआई का दिफा करते हैं, वो कह रहे हैं कि खबरदार ऐसा कोई कानून तुमने सोचा कि हम हजम कर जाएंगे। और उधर गैंग रेप का दिफा हो रहा है कि नहीं नहीं, रजा डार बड़ा अच्छा, बड़ा नमाजी, परहेजगार, बड़ा वो दम, वो क्या कहते हैं कि वो दामन निचोड़े तो फरिश्ते वुजू करते हैं, वो तो इतना नेक बंदा है, वो तो सुबह उठता है वुजू करता है तो इशा तक वुजू में रहता है, कुरान की तिलावत करता है और हदीस उसको याद है। ऐसी कहानियां भी सुनाने वाले आ गए हैं। वो जैसे पहले नहीं, नवाज शरीफ का जब पनामा स्कैंडल आया था तो उसके बेटे के हवाले से यही कहानियां जावेद चौधरी साहब ले आए थे कि वो बावजू रहता है, वो हमेशा सच बोलता है, वो कुरान पढ़ता है और ये वो। तो ये ऐसी कहानियां लेते हैं। तो एक तरफ दिफा करने वाले ऐसे हैं और दूसरी तरफ ऐसे हैं। तो फौज का मसला क्या है? मसला यही है कि एक तरफ ईमानदारी है, और सिर्फ लीडरों में ईमानदारी नहीं है कि इमरान खान लीडर है तो वो ईमानदार है और नवाज शरीफ करप्ट है। ईमानदारी वोटर सपोर्टर में भी है। वो भी नहीं चाहता कि टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो। अब मेरे पाकिस्तानियों, जो आलमी हालात हैं वो बड़ी तेज़ी से हाँ, बुरे हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, और ऐसे में ट्रंप ने एक शगुफ़ा छोड़ दिया है। ट्रंप कहता है कि ईरान के साथ जंग बंदी ख़त्म हो चुकी है, इनके साथ वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहता। ट्रंप ने यूनिलैटरली एक बार फिर ईरान के साथ मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। बल्कि मैं आपको ये सुनवा ही देता हूँ, जिसमें वो क्या कह रहा है। Any questions? Mr. President, is the ceasefire over? Is the ceasefire done? Is the MOU dead? It's a very interesting question. To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. सो बकौल ट्रंप, ये विशियस वायलेंट लोग हैं और मैं इनके साथ मुआहदा ख़त्म करता हूँ। अब ये जो कहानी डाल रहा है ट्रंप, ये बताती है कि इस पे वाक़ई जो ईरान भरोसा नहीं कर रहा था, वो ठीक कर रहा था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ईरान ने जो इस पर बयान दिया है। ईरान कहता है कि बैड फेथ ऑन फुल डिस्प्ले, ये ईरान की एम्बेसी ने पोस्ट किया, तो ये अप्रूव्ड पोस्ट होती हैं, ऐसे नहीं आ सकती। बैड फेथ ऑन full display again and again. Trump's own signature isn't worth a penny. Another stupid miscalculation. We are ready for all-out war. Con man, can you bear it? हम ऑल आउट जंग के लिए तैयार हैं। फ्रॉडिये, तुम क्या बर्दाश्त कर सकोगे? और इसके साथ ही तेल की कीमतों में इजाफा होना शुरू हो गया और मार्केट में तेल की कीमतें ऊपर जाना शुरू हो गईं। अब ये जो सूरत हाल है, ये मार्केट के लिए तो अच्छी नहीं है। लोगों का ज़ाहिर है कि पैसा लगा के कमाने का एक सेपरेट सेटअप है और ट्रंप ने भी कमाया होगा इस सख्त बयान के बाद। दोबारा से उसने अरबों डॉलर बनाए होंगे अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए। लेकिन जो गरीब ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान है, बड़ी मुश्किल से थोड़ी-सी कीमत नीचे आई थी। वो फिर इन्होंने ऊपर बढ़ा देनी है रातों रात। अगर कीमत ऊपर बढ़ती है, 2-4 दिन ऐसे ही हालात ख़राब रहते हैं तो हालात ख़राब हो जाएँगे। गुज़श्ता 48 घंटों में ईरान पे मल्टीपल अटैक्स हो चुके हैं। बल्कि मैं आपको ना एक अटैक की ये वीडियो भी दिखाता हूँ। Jól elfász. Jól elfász. ये बताया जा रहा है कि पोर्ट बंदर अब्बास है, वहाँ पे ये अमेरिका के हमले हुए हैं और ये वहाँ की वीडियो है। देखें, जब आप एमओयू साइन कर चुके हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ हॉस्टिलिटीज़ नहीं करेंगे, बयानात भी ऐसे नहीं देंगे, उसके बाद बाकायदा हमले, इन्हीं से बदनीयती पता चलती है।
इन्हीं से पता चलता है कि असल मामला जो है वो बिल आखिर नेतन्याहू की जीत की तरफ ही जाएगा। पावर्स दैट बी जो हैं वो नेतन्याहू का आगे जो इलेक्शन का मामला आ रहा है वो जाता नज़र आ रहा है उन्हें, तो उसको बचाना भी है। इसलिए जंग जो है दोबारा शुरू होती कुछ लोगों को भी नज़र आ रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद मिड टर्म के बाद एक फैसलाकुन जंग जो है वो ट्रंप करेगा। देखना ये है कि नेतन्याहू का मुल्क में इलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ट्रंप की मिड टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आएँगी। अब एक और डेवलपमेंट हो रही है। मलिक अहमद खान की मरीम नवाज़ से 1 हफ्ते में ये दूसरी मुलाकात है। मलिक अहमद खान वही हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुबैना तौर पे उन्हीं की गाड़ी में बैठ के शहबाज शरीफ की बाजवे से मुलाकातें हुई थी, उनकी डील फाइनल हुई थी। कुछ लोग इसी मुलाकातों को डिग्गी में होने वाली मुलाकातें के डिग्गी में जाया करते थे शहबाज शरीफ छुप के, ताकि कोई देख ना ले, आईबी वगैरह पकड़ ना ले। तो वो इन्हीं की गाड़ी का इल्ज़ाम लगता था कि इन्हीं की गाड़ी में जाते थे। अब इन्होंने असेंबली में कुछ ऐसी बातें की जो स्क्रिप्ट से बाहर थी, कि जैसे आप ये जो कानून लाने लगे हैं कि किसी की जायदाद ज़ब्त, किसी का फलाना ज़ब्त आप नापसंदीदा बंदा करार देके किसी को भी आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने थोड़ा-सा उस पे बातचीत की, तो फिर देखा गया कि ये कौन-सी लाइन बोल रहे हैं। मैं भी आपको एक और भी चीज़ सुनवाता हूँ। आपको पता चलेगा कि मामलात नून लीग के लिए उतने अच्छे नहीं हैं जितने इन्हें लगता है अच्छे हैं। तो मलिक अहमद खान की दूसरी मुलाकात है और कहा जा रहा है जी बड़ा अच्छा जी सर फेंक के उन्होंने बातचीत की, लेकिन इस चीज़ पे ना जाएँ। ज़िया-उल हक भुट्टो के साथ बैठा हुआ कहता था जी आपको क्या ज़रूरत है एफएसएफ की? आपको क्या हम पे एतबार नहीं है? हम पे एतबार नहीं है आपको, हम तो गुलाम हैं आपके भाई, और फिर लटका दिया। तो अब ज़रा सुने कि रावी क्या कह रहा है। रावी को ये पर कहाँ से मिले हैं? लड़े हैं, ये अपनी जगह बात है। बात ये है कि एक क्विक रिस्पांस फोर्स अगर शहरी इलाकों के अंदर टीटीपी आ रही है, यानी आप हुन्नाओड़ा की बात कर रहे हैं, तो वो यानी शहर को ज्यादा दूर नहीं है, कोयटा है, कोई दूर दराज इलाका होता है जहां पर यानी आपको कई सौ किलोमीटर की मुसाफत करनी होती है, फिर अलग बात है वहां से लोगों को ले गए वो। एक बात, क्विक रिस्पांस फोर्स ने क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया, पहला सवाल। दूसरी बात ये है जी कि ये जो हमारे फितरल ख्वारिज या फितरल हिंदुस्तान के जो हमारे दुश्मन है, अब इनके पास अब नए गैजेट्स भी हैं, ड्रोन्स तक को जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रलाइज कर पा रहे हैं, और ये फिर भाग भी जाती है कामयाबी के साथ पाकिस्तान की हदूद में आकर, फिर ये अफगानिस्तान भी पहुंच जाते हैं। तो इस हवाले से ऑफेंसिवली इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हम देखेंगे, क्योंकि देखें 15 आपने दहशतगर्द मार दिए, 9 आपने शहीद करा दिए। मेरे ख्याल के मुताबिक एक पुलिस एहलकार जो है उसकी जान की कीमत 1000 इन दहशतगर्दों से ज्यादा थी, तो नुकसान में तो हम हैं जी। प्लीज सर रिस्पॉन्ड करें। कि रावी कहाँ से बलूचिस्तान के हवाले से और दहशतगर्दी के हवाले से तनकीद करना शुरू हो गया है, जबकि हमें तो बताया जाता है कि सब कुछ कंट्रोल में। वैसे बाय द वे खबरें आ रही हैं कि डीजी आईएसपीआर जो है अभी कुछ देर बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब रात को एक चीज़ रह गई थी, वो मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। क्या आपने देखा कि कैसे ताकतवर खेल के मैदान में भी छाए हुए हैं और वो जिसको जितवाना चाहते हैं उसको जितवा के छोड़ते हैं। अर्जेंटीना और मिस्र के मैच में, जैसे मिस्र और ईरान के मैच में ईरान को डिनाई किया गया, ईरान ने कंफर्म वो जीतना था मैच, डिनाई किया गया। इसी तरह मिस्र और अर्जेंटीना के मैच में मिस्र के साथ बहुत ज्यादा फाउल किए गए। मोहम्मद सलाह को तो 2-3 दफा यानी 100% फाउल था। एक तो इंपॉर्टेंट जगह से उसको एक इंपॉर्टेंट जगह से फ्री किक उसको मिल रही थी, वो नहीं दी, और एक टी के अंदर वो बॉल लेके जा रहा है, डिफेंडर बॉल को पीछे से खेलता है, लेकिन लास्ट टच मोहम्मद सलाह का हो जाता है। बहुत सारे लोग इस पे एक्सपर्ट बने बैठे हैं। लास्ट टच मोहम्मद सलाह का होता है, आखिरी जूता उसका लगता है फुट, ठीक है। उसके बाद वो मोहम्मद सलाह के पाँव पे ऐसे अपना पाँव मार के उसको गिरा देता है, जैसे हमने टांग आगे रखते किसी तो गिर जाए बंदा, हम तो मजाक में बचपन में करते आए। तो वो उसके आगे लिटरली मारता है, रेफरी को ये नजर नहीं आता, वीआर सिस्टम भी खामोश रहता है इस पे, सारे देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। फिर एक ब्रेक मिलती है मोहम्मद सलाह को सेंटर से, उसके आगे कोई डिफेंडर नहीं था, वो लेके निकलता है, पीछे एक अर्जेंटीनियन बहाना करके गिर जाता है, रेफरी फाउल दे देता है, उन्हें फ्री किक दे देता है। वो लेके मोहम्मद सलाह निकल जाता तो वो 100% गोल था। इस पूरे वर्ल्ड कप का जो बेहतरीन गोल हुआ वो एक शर्ट पकड़ने पे, सिर्फ एक शर्ट पकड़ने पे। इससे बड़े बड़े फाउल छोड़े गए जो मिस्र के खिलाफ हुए सिर्फ एक शर्ट पकड़ने पे, या हल्का सा पांव पे उसका भागते हुए पांव आ गया, उसने देखा ना। एक तो होता है कि आप किसी को गिराने की कोशिश, एक है कि आप अपना भाग रहे हैं और किसी के पांव पे आपका पांव आ गया, जबकि वो आपके साथ जोड़ रहा है पांव। ये उस तरह फाउल नहीं होता जिस तरह वो है।
बिगिनिंग में उनकी साइड ऑफ द गोल जो है वो फाउल होता है और दूसरी तरफ ऑल द वे रन करके उनके प्लेयर 2-3 पास दे के गोल करते हैं। वर्ल्ड कप का सबसे बेहतरीन गोल था, वो डिनाई कर दिया जाता है। तो मोहम्मद सलाह को पेनल्टी नहीं दी गई, वो गोल डिनाई किया गया और उसके बाद अर्जेंटीना के साथ जैसे फेवरेबल सलूक किया गया वो सबके सामने है। तो ये सूरत हाल मेरे पाकिस्तानियों अगर खेल के मैदान में है तो फिर एक पोस्ट आती है। मैं आपको जो बात बताना चाह रहा था, इसराइली एम्बेसी पोस्ट करती है ग्रीस की। इसराइली एम्बेसी ग्रीस की पोस्ट करती है और कहती है कि क्या आप लोगों को पता है, ऑफिशियल अकाउंट पोस्ट कर रहे हैं, आप खुद जाके देख लें इसराइली एम्बेसी के अकाउंट से, क्या आपको पता है कि मेसी इसराइल में पैदा हुआ था? वो ये पोस्ट करते हैं। मुझे नहीं पता हुआ था या नहीं, मैंने इसके बारे में रिसर्च नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ उन्होंने कहा मेसी इसराइल में पैदा हुआ था और हम पूरी तरह से अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसने सारा मुद्दा मेरे सामने खोल के रख दिया कि कैसे अर्जेंटीना को एक के बाद एक मैच जितवाने के लिए खेल खेला जा रहा है। पर फिलहाल इतनी बात करते हैं इस पर। अब मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि मामलात जो हैं वो इस टाइम काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, रजीम के कर्जे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, अदम इस्तेहकाम बढ़ा हुआ है, तो मैंने जर्नैलों से एक सवाल पूछा है, जो मैं सवाल इस वीडियो के एंड में करना चाहता हूँ। मीर जाफ़र जिस चीज़ को हाथ लगाता है बर्बाद कर देता है। बलूचिस्तान जल रहा है, आज़ाद कश्मीर पे लोग सड़कों में हैं, कौम का लीडर अगवा किया हुआ है, हर तरफ अदम इस्तेहकाम है, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है। आखिर मीर जाफ़र क्या चाहता है? इस सवाल का जवाब हमें जिस दिन मिल गया उस दिन हमें लगेगा कि ये एक इमरजेंसी है और मुल्क को बचाना है और सबको बाहर निकलना है। इस सवाल का जवाब हम सबको तलाश करने की अशद ज़रूरत है। आपसे इंशाल्लाह